बीरबल और 11 बोलते हुए सिक्कों की पहेली। क्या आपने कभी ऐसे सिक्कों के बारे में सुना है जो रात होते ही बोलने लगते हैं? अगर नहीं, तो अकबर के दरबार में घटी ये घटना आपको चौंका देगी। दिल्ली की सुबह शांत थी, पर महल में बड़ा हंगामा मचा था, क्योंकि बादशाह अकबर का सबसे भरोसेमंद खजांची काका सूबेदार चिल्लाता हुआ दरबार में घुसा। जहांपनाह, मेरी तिजोरी में रखे 11 सोने के सिक्के रात भर बातें करते रहे और मुझ पर हंस भी रहे थे। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। हाथों में तलवार पकड़े सिपाही भी हंसते हंसते लगभग गिर ही पड़े। अकबर का माथा पक गया। ये सिक्कों का नया ड्रामा क्या है? और फिर उसने अपनी क्लासिक लाइन मारी, बीरबल को बुलाओ। बीरबल को मामला सुनाया गया। वो हल्की सी मुस्कान दबाते हुए बोला, जहांपनाह, अगर सिक्के बोलते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं कि उन्हें समस्या क्या है। अकबर भड़क गया। सिक्कों से बात? अरे मैं बादशाह हूं, बाबा बंगाली नहीं। दरबारियों की हंसी फिर फूट पड़ी, पर बीरबल शांत। उसने कहा, सूबेदार जी, सिक्के रात को बोलते हैं ना, तो आज रात मैं आपकी तिजोरी में सोऊंगा। सूबेदार हक्का बक्का, सर, वहां बस लकड़ी का पट्टा है। बीरबल हंस पड़ा। कोई बात नहीं, बोलने वाले सिक्कों की कहानी सुनने के लिए पट्टा भी महल से ज्यादा कीमती है। रात हुई, महल शांत, राजा सो गए, पर बीरबल अकेला तिजोरी में बैठा रहा। और तभी खट खट खट, किसी ने दस्तक दी। बीरबल ने सोचा कि शायद सूबेदार चेक करने आए होंगे, पर तभी सिक्के हिलने लगे। फिर एक हल्की लेकिन बहुत साफ आवाज उभरी, हम्म हम्म हम्म, बिखरने वाले हैं, कोई हमें बचाओ। बीरबल चौकन्ना होकर बैठ गया। एक दूसरा सिक्का बोला, हमारी कीमत बढ़ रही है, पर हमारी किस्मत घट रही है। तीसरा सिक्का हंसते हुए बोला, और हमारे मालिक को कुछ पता ही नहीं। सूबेदार के चेहरे का रंग उड़ा हुआ याद आ गया, पर बीरबल अब डर नहीं रहा था, वो सोच रहा था। बीरबल ने चुपके से तिजोरी का ढक्कन खोला। फर्श पर कुछ हल्की चमकती हुई धूल देखी। उस धूल को उंगलियों से रगड़ा और तुरंत समझ गया कि मामला बहुत बड़ा है। सिर्फ चोरी या जादू वाला नहीं, इसमें किसी की चाल है, किसी की बहुत गहरी चाल। बीरबल ने तिजोरी से बाहर झांका। बरामदे में एक परछाई भागती भागती दिखी, भारी चोगा और हाथ में कोई डिब्बा। बीरबल ने धीरे से कहा, तो खेल तुमसे शुरू हुआ है, लेकिन अभी एक रात और चाहिए थी पूरी सच्चाई पकड़ने के लिए। सुबह होते ही बीरबल पहुंचा दरबार में। अकबर बड़ी उत्सुकता से बोला, तो बीरबल, सिक्कों ने क्या कहा? क्या वे सचमुच बोलते हैं? बीरबल मुस्कराया, हाँ जहांपनाह, वे बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज उनकी नहीं होती। अकबर चौंकना, मतलब? बीरबल बस इतना बोला, सिक्के हमें किसी की गहरी साजिश के बारे में सच बताना चाहते हैं, और वो साजिश सूबेदार की तिजोरी से भी बड़ी है। पूरा दरबार सन्न। जहांपनाह, आज रात महल की सभी रसोइयां बंद रखें, सारे पहरेदार बाहर रहें, और सूबेदार, आप अपनी तिजोरी में बिल्कुल न जाएं। सूबेदार कांप गया। अकबर बोला, लेकिन बीरबल, तुम करने क्या वाले हो? बीरबल शांत और गंभीर, मैं आज रात उस शख्स को पकड़ूंगा जो सिक्कों की आवाज बनकर पूरे राज्य को बेवकूफ बना रहा है। रात का सन्नाटा, दूर कहीं पहरा देते सिपाही। बीरबल फिर तिजोरी में बैठा। पल पल पल, और फिर वही आवाजें, हमें बचाओ, हमारे मालिक को सजा दिलाओ। हम गुप्त बात जानते हैं, पर इस बार एक और आवाज आई जो पहले नहीं थी। एक बहुत भारी आवाज, मानो किसी बड़े व्यक्ति की, आज रात सब खत्म हो जाएगा। बीरबल ने उसी क्षण तिजोरी से छलांग लगाई। आवाज दरअसल सूबेदार के कमरे की तरफ से आ रही थी, पर सूबेदार वहां था ही नहीं। बीरबल दौड़ा, दरवाजा खोला, पर भीतर कोई नहीं, बस एक मेज से गिरता हुआ दीपक।
और दीवार पर कालिक से लिखा एक संदेश। तुम सच के करीब हो बीरबल, पर असली गुनहगार तिजोरी में नहीं, दरबार में बैठता है। बीरबल का चेहरा जम गया। ये छोटे मोटे चोर की चाल नहीं थी, ये किसी बहुत ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की कारस्तानी थी। सुबह बीरबल अकबर के सामने पहुंचा। अकबर बेचैन। क्या हुआ? साजिश कौन रच रहा है? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, जहांपनाह, अगर मैं अभी नाम बता दूं तो वो व्यक्ति भाग जाएगा और यह राज्य 1000 गुना बड़े खतरे में पड़ जाएगा। अकबर का गुस्सा फूट पड़ा। तो फिर मैं क्या करूं? बीरबल धीरे से बोला, आज रात दरबार की दीवारें एक सच सुनेंगी, ऐसा सच जिसे 11 बोलते सिक्के भी बताने की हिम्मत नहीं करते। अकबर हक्का बक्का। कौन सा सच? बीरबल की आंखों में चमक। वो सच जहांपनाह आपके सबसे भरोसेमंद आदमी से जुड़ा है। अकबर की सांस अटक गई। कौन? कौन है वो? बीरबल बोला, कल रात जब दरबार बैठेगा तो मैं उस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़कर लाऊंगा। अकबर चिल्लाया, नाम तो बताओ बीरबल। बीरबल मुड़ा, अंधेरे गलियारे की ओर चलता हुआ बोला, जहांपनाह, अगर आज नाम बता दिया तो वो आदमी भाग जाएगा और फिर 11 बोलते सिक्के हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। अकबर हतप्रभ, दरबार स्तब्ध और दर्शक किसी झटके की तरह सांस रोककर अगला भाग देखने को मजबूर। आखिर कौन है वो व्यक्ति जो सिक्कों के पीछे अपनी आवाज छुपा रहा है और 11 बोलते सिक्के किस बड़े राज को उजागर करना चाहते हैं? अगला एपिसोड भाग 2, बीरबल और गुप्त दरबार का असली मुखिया। अगर सिक्कों की आवाज किसी इंसान की है तो आखिर वो इंसान कौन है और वो इतनी चालाकी क्यों कर रहा है? यही सवाल पूरे महल में गूंज रहा था, पर जवाब सिर्फ बीरबल के पास था। सुबह होते ही अकबर बेचैन होकर दरबार में चहलकदमी करने लगा। बीरबल, आज बता ही देना, नहीं तो मैं इस महल को हिलाकर रख दूंगा। एक दरबारी ने धीमे से कहा, जहांपनाह, महल हिलाना हो तो पहले अपना नाश्ता खा लीजिए। अकबर ने घूर कर देखा। नाश्ता बाद में, गद्दार पहले। सारे दरबारी हंसी रोकते रोकते आधे मर गए। उधर बीरबल नाश्ता लेकर आराम से आया और बोला, जहांपनाह, गद्दार भाग नहीं सकता क्योंकि वो अभी आपकी नाक के नीचे यही खड़ा है। अकबर झट से अपनी नाक पकड़कर बोला, कौन? कौन खड़ा है मेरी नाक के नीचे? दरबारी फिर हंस पड़े। बीरबल बोला, जहांपनाह, धैर्य रखिए। आज रात मैं उस व्यक्ति को ऐसी जगह बुलाऊंगा जहां बोलते सिक्कों की नकल करने वाला खुद ही बोल पड़ेगा। अकबर, कहा? बीरबल, रात होते ही पता चल जाएगा। रात हुई। पूरा महल शांत, पर बीरबल के चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान थी जो सिर्फ तब आती है जब वो कुछ धमाकेदार योजना बना चुका होता है। पहले उसने दरबारियों को बुलाया और बोला, आज हम एक गुप्त दरबार लगाएंगे जहां कोई और नहीं बल्कि सिक्के खुद गवाही देंगे। दरबारी दंग। सिक्के गवाही देंगे? बीरबल ने आंख मारी। बस देखते जाइए। फिर बीरबल ने वो 11 सोने के सिक्के एक थाल में रखे, मुकदमे की कुर्सी के पास एक पर्दा लगाया और आदेश दिया, जिसने सिक्कों की आवाज निकाली है वो डरकर आज रात जरूर यहां आएगा। अकबर ने पूछा, लेकिन कैसे? बीरबल बोला, जहांपनाह, गुनहगार का दिल सोने से नहीं, डर से बनता है। दरबार में हल्की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सब चौंक गए। पर्दा थोड़ा हिला और फिर एक मोटा ताजा आदमी चुपके से अंदर घुसा, जो काले कपड़ों में सिर से पांव तक ढका था। बीरबल तुरंत बोला, मित्र, आपका स्वागत है। सिक्के आपकी राह देख रहे थे। वो आदमी थरथरा गया, हकलाते हुए बोला, मैं तो बस उधर से गुजर रहा था। अकबर चिल्लाया, उधर से? आधी रात को, काले कपड़ों में? बीरबल ने थाल उठाई। सिक्के चमक रहे थे और वही रात की आवाज।
फिर गूंजने लगी, हम जानते हैं तू कौन है, तू डर गया है। काले कपड़ों वाला आदमी कांप गया, उसका भारी चोगा गिरा और सबकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि दरबार का मुख्य महाग जांची मिर्जा तैमूर था। पूरा दरबार सन्न। सूबेदार मुंह खुला छोड़कर बैठ गया। अकबर चीख पड़ा, तैमूर तू? बीरबल हंस पड़ा, जहांपना, ये इनके लालच की आवाज थी। इन्होंने सूबेदार की तिजोरी में सिक्कों पर पिसी हुई आवाज वाली धूल छिड़की थी, जो हल्की सी गर्मी से फुसफुसाने लगती है, और रात को बाहर बैठकर नकल करते थे कि सिक्के बोल रहे हैं। अकबर, लेकिन क्यों? तैमूर रो पड़ा, जहांपना, मैंने सोचा अगर लोग मान ले कि सिक्के बोलते हैं तो मैं चोरी करके कह दूंगा। सिक्कों ने खुद ही कह दिया कि वे कहीं और जाना चाहते थे। दरबारियों ने पेट पकड़कर हंसना शुरू कर दिया। अकबर गुस्से में, और जो तुम रात को सिक्कों को धमकाते थे वो क्या था? तैमूर बोला, वो तो मैं डराने के लिए कहता था कि सिक्के डर जाएं और चुप रहें। दरबार अब और जोर से हंसा। अकबर सिर पकड़कर बैठ गया। बीरबल बोला, जहांपना, ये तो सिर्फ पहला गुनहगार है। ये बोलने वाले सिक्कों की साजिश का असल मास्टरमाइंड नहीं है। अकबर तड़प उठा, क्या? तो फिर असली मास्टरमाइंड कौन है? बीरबल ने चारों ओर देखा। पूरे दरबार में सन्नाटा। फिर वो धीरे धीरे फुसफुसाया, जहांपना, असली मास्टरमाइंड आज रात यहां मौजूद नहीं है। अकबर चौंका, तो फिर वो कहाँ है? बीरबल ने हाथ उठाकर खिड़की की ओर इशारा किया। खिड़की के बाहर एक छाया बैठी थी, फिसलती हुई, भागती हुई, मानो कोई सब सुन रहा था। जैसे ही बीरबल उसकी तरफ बढ़ा, वो छाया कूदकर दीवार के ऊपर चढ़ गई और हवा में एक अजीब सा संदेश छोड़ गई। तुम तैमूर को पकड़ सकते हो बीरबल, पर मुझे नहीं। अकबर चीख पड़ा, कौन है वो? बीरबल बोला, जहांपना, वो कोई साधारण चोर नहीं, वो बुद्धि का खेल खेलने वाला इंसान है, और वो अगले 24 घंटे में हमारे राजकोष से कुछ ऐसा चुराने वाला है जो सिक्कों से भी कीमती है। अकबर स्तब्ध। क्या? बीरबल धीरे से सस्पेंस में बोला, जहांपना, वो आपकी याददाश्त चुराने वाला है। अगले भाग में बीरबल और याददाश्त चुराने वाला रहस्यमयी चोर। क्या अकबर सचमुच अपनी याददाश्त खो देगा? क्या बीरबल उस छाया को पकड़ पाएगा? और बोलते सिक्कों का असली रहस्य क्या है? अगर आपके सामने 11 सिक्के हों और हर सिक्का आपकी एक एक कमी खोलकर रखते, तो आप सबसे पहले किस सिक्के को चुप कराते? पिछले एपिसोड से आगे शाम ढल चुकी थी। महल की हवा में अजीब सी फुसफुसाहट, सिक्कों की धीमी खनक और दरबारियों की दबी हुई घबराहट फैली हुई थी। अकबर अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। 10वां बोलता सिक्का बेदिली का राज खोल चुका था। 11वां सिक्का सबसे रहस्यमय अब भी बंद था, और उसे खोलने की धमकी कोई और नहीं बल्कि वही सफेद कपड़ों वाला रहस्यमयी साधु दे रहा था, जो दरबार में हर जगह एक ही बात कहता फिर रहा था। 11वां सिक्का बोलेगा तो सच का सूर्य अंधेरी रात दिखा देगा। अकबर कांप गया। बीरबल, इस सिक्के का सच बताओ, ये साधु कौन है और ये बोलने वाले सिक्के कहां से आए? बीरबल मुस्कुराया, लेकिन इस बार मुस्कुराहट हल्की थी। उसके दिमाग में कुछ गूढ़ चल रहा था। अगली सुबह महल में अफरातफरी थी। 11वां सिक्का रातों रात गायब हो गया था। उसके बदले महल के बीचों बीच एक पर्ची पड़ी थी। धीरे बोलो, सच सुनने वाली चीजें जाग चुकी है। अकबर गरज उठा, ये सब चाल है, पूरी चाल। बीरबल, इस पर्ची का मतलब समझाओ। बीरबल ने पर्ची को ध्यान से देखा। जहां सच डरकर भागे, वहां झूठ नाचने लगता है। जहां झूठ नाचे, वहां कोई ना कोई कलाकार होता ही है। जहांपना, मतलब ये कि 11वां सिक्का किसी चोर ने नहीं चुराया, उसे वो ले गया है जो इन सिक्कों को बोलना सिखाता है। अकबर दंग।
कौन है ऐसा आदमी? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा। जहांपनाह, आज रात मैं पूरा सच सामने लाऊंगा। दरबार के किसी आदमी ने ये खेल रचा है और वो आज पकड़ा जाएगा। सारी लाइटें बुझा दी गई। महल में सन्नाटा, हल्की ठंडी हवा और बीच में एक बड़ा दीवा जल रहा था। बीरबल ने कहा, जिसने सिक्कों को आवाज दी वो आज इस रोशनी की ओर खिंच कर आएगा, क्योंकि इसी रोशनी के नीचे उसकी बनाई हुई जादू की चीज चमकेगी। अचानक खड़खड़, टप टप टप, एक लंबी परछाई दरबार के फर्श पर लहराई। दरबारी कांप उठे। परछाई बढ़ती गई और सामने आया वही साधु, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। अकबर चिल्लाया, तू ही है जो सिक्कों को आवाज देता है? बोल। साधु भागने लगा, लेकिन तभी बीरबल ने उसका रास्ता रोक दिया और उसके कपड़े पकड़े। कपड़े गिरते ही दरबार में सनसनी फैल गई। साधु कोई साधु नहीं, महल का वही पुराना रसोइया था जो 2 महीने पहले चोरी में पकड़ा गया था। अकबर चौंका। ये बोलते सिक्के बना सकता है? बीरबल, जहांपनाह, इसने सिक्कों के अंदर एक खास बांसुरी जैसी खोखली पत्ती लगाई, जिसे दबाने से हवा की आवाज निकलती थी और पास छिपा इंसान उसे आवाज देता था। दरबार दंग। अकबर, लेकिन रसोइये ने यह सब किया क्यों? रसोइया चीखा, क्योंकि मुझे बदला चाहिए था। मुझे लगा सिक्कों से डराकर दरबार पर राज करूंगा, सब मेरे आगे झुकेंगे। अकबर ने दहाड़ा, और 11वां सिक्का कहाँ है? रसोइया कांप गया। 11वां सिक्का मैंने नहीं चुराया। अकबर, तो कौन ले गया? रसोइया, वो तो अपने आप गायब हो गया। मैंने कसम खाकर कहा, 11वां सिक्का किसी ने नहीं छुआ। पूरे दरबार में खामोशी। बीरबल की आंखें तेज हो गई। जहांपनाह, ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा। अकबर, तो सिक्का कहाँ है? बीरबल धीरे धीरे बोला, जिस व्यक्ति के पास 11वां सिक्का है वो अभी यही हमारे बीच में है। पूरा दरबार सहम गया। अकबर, कौन है वो? बीरबल, वो व्यक्ति जिसने इस खेल का सबसे ज्यादा मजा लिया है, सबसे ज्यादा डर फैलाया है और हर कदम पर बातों को हवा दी है। दरबार खौफ से भर गया। अकबर, नाम बताओ। बीरबल, जी जहांपनाह, उसका नाम है। अचानक महल की सारी रोशनी बुझ गई। दीवा बुझ गया, तेज झंकार हुई और कोई चीखा, सिक्का बोल रहा है। अंधेरे में एक चमकीली खनक गूंजी, मैं सच का 11वां सिक्का हूं। दरबार में दहशत फैल गई और अगले ही पल तेज हवा चली, जैसे कोई चोर भाग रहा हो। अकबर, बीरबल, कौन था वो? बीरबल का चेहरा सख्त था। जहांपनाह, वो आदमी भाग चुका है, लेकिन उसका सच अगले भाग में सामने आएगा। मोरल, अंत जैसा लगता हुआ। सच को सबसे ज्यादा खतरा झूठ से नहीं, बल्कि उस आदमी से होता है जो सच बनकर झूठ बोलता है। बीरबल और 11 बोलते हुए सिक्कों की पहली अंतिम एपिसोड, परफेक्ट वर्जन। दरबार में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। 11वें सिक्के के टूटे 2 टुकड़े अभी भी बीरबल की हथेली में चमक रहे थे। अकबर ने घबराए स्वर में पूछा, बीरबल, अब तो बता दो, ये सारी गड़बड़ शुरू कहां से हुई? बीरबल एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत थी, पर दरबार का हर कोना गूंज उठा। जहांपनाह, बीरबल बोला, बोलते हुए सिक्कों का असली मालिक वो नहीं है जिसे हम पकड़ चुके हैं, वो तो सिर्फ मोहरा था। दरबारियों में फुसफुसाहट फैल गई। हर कोई इधर उधर देखने लगा। अकबर, तो असली खिलाड़ी कौन है? बीरबल ने उंगली उठाई और महल के पिछले दरवाजे की ओर इशारा किया। वहां खड़ा था, ढीले कपड़े, धोती और गर्दन में सिक्कों की माला पहने, एक बूढ़ा सुनार। अकबर चौंक गया। ये तो शाही खजाने का पुराना सुनार है, इसे तो हमने निकाला था। बीरबल,
जी, जहांपनाह। इसे निकाला गया था क्योंकि ये नकली सिक्के बनाने में पकड़ा गया था, लेकिन लौटने की उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि इसने नकली नहीं, बोलते हुए सिक्के बना दिए। सुनार हंस पड़ा, क्योंकि डर किसी भी राज से ज्यादा फायदा देता है। बादशाह सलामत। बीरबल ने सिक्के के 2 टुकड़े उठाकर कहा, ये सिक्के बोलते नहीं थे। ये सिक्के आवाज देकर सुनार को बोलने का मौका देते थे। अकबर, क्यों? इतना बड़ा खेल क्यों? बीरबल, क्योंकि यह चाहता था कि राज में अफरातफरी हो, भय फैले और इसे फिर से दरबार में लाया जाए, एक महामहत्वपूर्ण आदमी की तरह। सुनार चिल्लाया, हां, मैं चाहता था कि मेरी बात सुनी जाए। दरबार मुझे बहिष्कृत न करे। अकबर गरजा, और 11वां सिक्का? उसके अंदर ये काली मुहर क्यों रखी? सुनार हकलाने लगा, वो मैंने नहीं रखा। वो तो खुद ही। बीरबल ने बीच में कहा। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बीरबल बोला, जहांपनाह, सुनार सिर्फ 10 सिक्के बनाता था। 11वां सिक्का असली था, सदियों पुराना। इसने उसे भी नकली समझकर घिस दिया, और उसमें से निकली ये प्राचीन मुहर। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर, क्या मतलब? कि सच में किसी और ने ये 11वां सिक्का कभी बनाया था? बीरबल, जी, और इस मुहर पर बनी लिपि हमारे राज्य की नहीं है। ये किसी और सभ्यता का चिन्ह है। दरबार में भारी सन्नाटा। सुनार घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने सोचा था 11वां भी नकली है। मैं तो केवल डर का खेल खेलना चाहता था। ये असली रहस्य तो मुझे भी नहीं पता था। अकबर ने गुस्से और राहत के बीच में कहा, और बीरबल, तुमने कैसे पहचान लिया कि यह खतरनाक खेल असली नहीं है? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, सिक्के बोल सकते हैं, लेकिन झूठ ज्यादा देर तक नहीं। अकबर हंस पड़ा। फिर उसने अपनी आवाज ऊंची की, दरबार, आज बीरबल ने न सिर्फ झूठ का खेल उजागर किया, बल्कि उस सच को भी सामने लाया जो सदियों से छुपा था। और तभी पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दीवारें हिल गई। दरबारियों ने खड़े होकर बीरबल को सलामी दी। कई लोग वहां बीरबल चिल्ला रहे थे। अकबर, बीरबल, तुमने आज राज्य को 2 बार बचाया, पहले झूठ से और फिर अज्ञान से। बीरबल ने सिर झुकाया और काली मुहर रेशमी कपड़े में बांधकर शाही तिजोरी में रख दी गई। अंत, मजबूत मोरल, झूठ कितनी भी आवाजें बना ले, अंत में तालियां हमेशा सच के लिए बजती है। 2, भिखारी जिसने अकबर से एक दिन के लिए पूरा राज्य मांग लिया। एक सुबह अकबर महल के बड़े दरवाजे पर टहल रहे थे। सूरज हल्का सा ऊपर चढ़ा ही था, हवा में ताजगी थी, और अकबर का मूड बेहद अच्छा था। इसी बीच सामने से एक फटे कपड़ों वाला, बेहद दुबला पतला, लेकिन अजीब आत्मविश्वास से भरा भिखारी आता दिखाई दिया। उसके हाथ में टूटा हुआ कटोरा, कंधे पर एक छोटी सी बोरी, और चेहरे पर मुस्कान, जैसे दुनिया की कोई चिंता ही नहीं। भिखारी ने अकबर की ओर देखकर जोर से सलाम ठोकर, भिखारी, जहांपनाह, एक दिन के लिए अपना राज्य मुझे दे दीजिए। अकबर का पैर वहीं रुक गया। पहरेदार दंग रह गए। दरबारी जो दूर खड़े थे, उनकी हंसी फूटते फूटते रह गई। अकबर, क्या कहा तुमने? भिखारी, पूरी ईमानदारी से, बस एक ही दिन, जहांपनाह, मुझे भी राजा बनने का मन है। अकबर ने गुस्से से भौहें चढ़ाई, पर भिखारी बिल्कुल शांत था, जैसे ये दुनिया की सबसे सामान्य मांग हो। कुछ पल बाद अकबर ने कहा, अकबर, अगर मैं तुम्हें एक दिन के लिए राज्य दे दूं, तो तुम करोगे क्या? भिखारी ने हंसते हुए कहा, सिर्फ 6 काम, और कसम है राज्य आपके ही हाथ में लौटाऊंगा। अकबर को भिखारी का आत्मविश्वास दिलचस्प लगा। उन्होंने आदेश दिया, इसे तुरंत दरबार में लाओ। दरबार लग चुका था। बीरबल, तानसेन, टोडरमल
और सारे दरबारी मौजूद थे। भिखारी को सामने खड़ा किया गया। अकबर, कहिए जनाब, राज्य चाहिए? कारण बताइए। भिखारी मुस्कुराया। भिखारी, जहांपनाह, कारण बहुत सरल है। मैंने सोचा, जब दुनिया में हर कोई एक दिन का राजा बनना चाहता है, तो मैं क्यों नहीं? दरबार ठहाकों से गूंज गया। अकबर बोले, अकबर, राजा बनना इतना आसान नहीं। भिखारी, तो फिर एक मौका दे दीजिए। अगर मैं असफल हुआ तो मैं हमेशा के लिए भीख मांगना छोड़ दूंगा। अकबर हैरान, एक भिखारी राज्य चलाएगा? मगर ये कौन सी चाल है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या करें? बीरबल मुस्कुराए। बीरबल, जहांपनाह, एक दिन का राजा इसको बनाकर देख लेते हैं। कम से कम मनोरंजन तो होगा। अकबर हंस पड़े। अकबर, ठीक है, आज सूर्यास्त से लेकर कल सूर्यास्त तक तुम पूरे राज्य के राजा। दरबार में हलचल मच गई। सूर्यास्त होते ही भिखारी को एक छोटी सी सोने की सिंहासन कुर्सी दी गई। ताज छोटा था पर चमकदार। भिखारी फूला नहीं समाया। अब मैं राजा, उसने सबसे पहला आदेश दिया। भिखारी, मेरे राज्य में आज सभी गरीबों को मुफ्त खाना दिया जाए। अकबर और बीरबल मुस्कुराए। आदेश सही था। दूसरा आदेश, भिखारी, सारे जूता बनाने वालों को नई चप्पलें दी जाए। दिन भर दूसरों के लिए बनाते हैं, अपने लिए कब? दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। ये तो ठीक बात है। तीसरा आदेश, भिखारी, सबसे बड़े बाजार में नाच गाना हो। गरीब अमीर सब नाचे। अब तो दरबार में हंगामा। राजा है या मेला मालिक, लेकिन भिखारी बहुत खुश था। भिखारी, आज पूरा राज्य हंसेगा। अकबर सब देख रहे थे और बीरबल उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान देख रहे थे। अगला आदेश आया। भिखारी, कल सुबह महल का पूरा खजाना खोल दिया जाए। लेकिन दरबार में शोर, अरे, ये तो खजाना लुटवा देगा। अकबर क्रोध में, भिखारी, ये मैं नहीं होने दूंगा। भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा। भिखारी, जहांपनाह, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैंने कहा, खजाना खुला रहे, लेकिन उसमें से एक भी सोने की ईंट बाहर न ले जाई जाए। लोग सिर्फ खजाने को देखें, ताकि उन्हें पता चले कि राज्य कितना समृद्ध है और समृद्धि का सम्मान करें। पूरे दरबार में सन्नाटा। ये तो गहरी सोच है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, बीरबल, जहांपनाह, इसकी दूरदृष्टि सामान्य नहीं। भिखारी ने अब पांचवा आदेश दिया। भिखारी, सड़कों पर जितने भी बदमाश, चोर, झगड़ालू लोग हैं, उन्हें आज खाने के लिए महल में बुलाया जाए। दरबार में हड़कंप। ये पागल है, चोरों को महल बुलाएगा? अकबर गुस्से में, क्यों? भिखारी शांत स्वर में बोला। भिखारी, क्योंकि जहांपनाह, भूखा इंसान चोर बनता है। आज इन्हें खिलाकर देख लेते हैं, कई शायद कल से चोर न रहें। बीरबल आंखें बंद करके मुस्कुराए। एक दिन का राजा, लेकिन दिल बड़ा राजाओं वाला। अकबर भी प्रभावित। अब छठा आदेश आया और इसने पूरा दरबार हिला दिया। भिखारी, जहांपनाह, मेरा आखिरी आदेश यह है कि सूर्यास्त होते ही मैं अपना राज्य वापस आपको लौटा दूंगा। बस, इसके बाद मैं भिखारी नहीं रहूंगा। अकबर बोले, क्यों? भिखारी ने पहली बार गंभीर होकर कहा। भिखारी, क्योंकि राजपाट चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने आज समझ लिया कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कई बार दिल की भी होती है। जिस दिन राजा का दिल गरीब के दुख से न हिले, वो राजा नहीं रहता। पूरा दरबार मौन। अकबर गहराई से सोचने लगे। अचानक बीरबल आगे बढ़े। बीरबल, जहांपनाह, अब मैं इस एक दिन के राजा की असली पहचान बताना चाहता हूं। भिखारी चौंक गया। अकबर उत्सुक। अकबर, कौन है ये? बीरबल बोले, बीरबल, ये साधारण भिखारी नहीं, ये वही विद्वान है जिसने अपनी संपत्ति खोकर गरीबी में जीवन बिताना स्वीकार किया।
पर बुद्धि आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। इसका नाम है भानुदास, जो पहले राज्य का शिक्षक हुआ करता था। दरबार स्तब्ध। अकबर ने पूछा, तो तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई? भानुदास ने आंसू रोकते हुए कहा, भानुदास, जहांपनाह, जब मैं शिक्षक था किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने सोचा अगर एक दिन राजा बनकर अपनी बात कहूं तो शायद दिल तक पहुंचे। अकबर का दिल पिघल गया। अकबर सिंहासन से उठे और भिखारी के कंधे पर हाथ रखा। अकबर, भानुदास, तुमने एक दिन में वह कर दिखाया जो कई मंत्री महीनों में नहीं कर पाए। तुमने सिखाया कि राज चलाना इंसानों की भूख समझने से शुरू होता है। फिर अकबर ने घोषणा की, अकबर, आज से भानुदास राज्य के जन कल्याण मंत्री होंगे और उसे रहने के लिए घर और जीवनयापन के लिए पेंशन दी जाएगी। पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। भानुदास रो पड़ा। उसने झुककर कहा, भानुदास, जहांपनाह, यह राज्य आपका था, आपका है। मैं तो बस एक दिन का राजा बनकर राजा का दिल जगा आया हूं। अकबर ने हंसकर कहा, अकबर, और तुमने हमारा दिल जीत लिया। उस दिन के बाद अकबर अक्सर मजाक में कहते, बीरबल, कोई भिखारी दिखे तो बता देना, कहीं वो एक दिन का राजा बनने ना आ जाए। और बीरबल हंसकर कहते, जहांपनाह, असली राजा तो वही है जो एक दिन गरीब की आंखों से दुनिया देख ले। मोरल, राजा बनकर नहीं, गरीबी को समझकर राज्य चलता है। जिसके पास कुछ नहीं होता, कभी कभी वही सबसे बड़ी सच्चाई दिखा देता है। बीरबल और अदृश्य मेहमान जो हंसता था लेकिन दिखाई नहीं देता था। अकबर का महल उस रात असामान्य रूप से बेचैन था। शाम होते ही महल के गलियारों में एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी थी, तेज, पतली और ऐसी जैसे कोई अदृश्य मेहमान सबको देखकर मजे ले रहा हो। पहली बार यह हंसी राजा के निजी बगीचे में गूंजी। घास पर खड़े पहरेदारों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। हंसी हे ही हु, लेकिन सबसे डरावनी बात थी, हंसी आ रही थी पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। महल में अफरातफरी फैल गई। किसी ने कहा भूत है, किसी ने कहा जिन्न है, तो किसी ने कहा दरबार में कोई श्राप लगा है। अकबर ने आदेश दिया कि तुरंत सभा बुलाई जाए। अगले दिन सुबह दरबार लगा ही था कि अचानक ही हा हे, तेज हंसी पूरे महल में गूंज उठी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ दरबारी अपनी पगड़ी संभालकर छुपने की कोशिश करने लगे। अकबर ने तलवार उठाई। अकबर गुस्से में, कौन है वहां? सामने आ। लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी एक दरबारी ने घबराकर कहा, जहांपनाह, लगता है अदृश्य मेहमान दरबार में ही है। अकबर ने भौहें तान दी। ये मसला सामान्य नहीं था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, बीरबल को बुलाओ। कुछ ही क्षणों में बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर, बीरबल, महल में कोई अदृश्य होकर हंस रहा है। ये कोई जादू है या बदमाशी? तुरंत पता लगाओ। बीरबल ने चारों तरफ निरीक्षण किया। हंसी अभी भी बीच बीच में आ रही थी, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ, जहांपनाह, इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए मुझे थोड़ी आजादी दे। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने सबसे पहले पहरेदारों से पूछताछ की। सबने वही कहा, हमने सिर्फ हंसी सुनी, किसी को नहीं देखा। हवा भी नहीं चली, लेकिन आवाज थी। बीरबल ने जमीन पर लंबी रेखाएं खींची, इधर उधर घूमे, दीवारें बजाई। फिर अचानक महल के बड़े फव्वारे के पास रुक गए। उन्होंने फव्वारे के पास झुककर कुछ सूंघा। बीरबल, यहां पर मूंगफली की गंध क्यों है? दरबारी चौंके। मूंगफली महल में? बीरबल ने हाथ हिलाकर सबको शांत किया। इसका मतलब कोई बाहर से आया है। अकबर अब उत्सुक हो चुके थे। अकबर, क्या ये कोई चोर है? बीरबल, या फिर कोई बेहद शरारती मेहमान?
और तभी फिर वही हंसी। हा ही हे। इस बार हंसी बीरबल के बिल्कुल पास से आई, पर फिर भी कोई नहीं दिखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, अब मुझे कुछ खास तैयारी करनी होगी। रात होने दीजिए, फिर मैं अदृश्य मेहमान को पकड़कर ही छोड़ूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। रात 12 बजे महल का बगीचा अंधेरे में डूबा था। बीरबल चारों तरफ आम, मूंगफली, दही और शहद की छोटी छोटी प्लेटें रख रहे थे। साथ ही उन्होंने हर पेड़ पर एक पतली सी घंटी बांधी थी। अकबर और पहरेदार दूर खड़े सब देख रहे थे। अकबर, बीरबल, ये सब क्यों? बीरबल, जहांपनाह, अदृश्य लोग पत्तों पर पाँव रखते हैं और घंटी से हमें पता चल जाएगा कि मेहमान कहाँ है। अचानक टुन 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 टुन, पेड़ों की घंटियां हिलने लगी। अकबर की आंखें फैल गई। वो यहां है। और तभी ही हु, ये हंसी दही की प्लेट के पास से आई थी, पर वहां कोई नहीं था। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, मैं उसे देख सकता हूं। सब दंग। कैसे? बीरबल ने इशारा किया। उसके पैरों पर दही लगा है। उसके चलते घास के तिनकों पर दही के निशान बन रहे हैं। सभी ने देखा। धीरे धीरे घास पर सफेद निशान बनते जा रहे थे, जैसे किसी अदृश्य आदमी के पैर चल रहे हों। अकबर चिल्लाए, घेर लो उसे। पहरेदार दौड़े। वो आकृति तेजी से भागी। फिर शायद ठोकर लगी। धड़ाम। और अचानक अकबर के सामने एक मोटा सा हसोड़ आदमी प्रकट हो गया। उसके हाथ दही से सने थे। शरीर पर शहद और मूंगफली चिपकी हुई थी। दरबारियों की हंसी निकलने लगी। अकबर गरजे, अकबर, तू कौन है और अदृश्य कैसे हुआ? आदमी ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मैं अदृश्य कभी था ही नहीं। सबकी आंखें फैल गई। अदृश्य मेहमान हंसते हुए, मैं हूं मदारी मंगला। मैं अदृश्य नहीं था, बस आप लोग मुझे देख नहीं पाए। अकबर नाराज, बकवास मत कर। मंगला ने कहा, जहांपनाह, मैं फुर्ती से पेड़ों और दीवारों के पीछे छिप जाता था और हंसी निकालकर मजे लेता था। सब स्तब्ध। बीरबल ने भी पुष्टि की। बीरबल, जहांपनाह, ये सच बोल रहा है। मैंने इसके पैरों के निशान देखे और ये हमेशा उन जगहों पर था जहां रोशनी कम थी। मंगला ने हंसते हुए कारण बताया, मैं दुनिया को हंसाने निकला था, लेकिन कोई मेरा खेल नहीं देखता था। फिर सोचो, जब लोग मुझे न देखें, तभी हंसी का मजा आएगा। अकबर सोच में पड़ गए। मगर तुमने महल में क्यों घुसपैठ की? मंगला बोला, महल में सब लोग बहुत गंभीर रहते हैं। किसी ने सोचा नहीं कि राजा भी हंस सकता है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, इसे सजा नहीं, मंच चाहिए। अगले दिन दरबार में एक अनोखा दृश्य था। एक छोटा सा मंच लगाया गया था। हर तरफ रंग बिरंगे पर्दे लगे थे। अकबर ने आदेश दिया, अकबर, मंगला, तुम अदृश्य मत बनो। लोगों को दिखो और हंसाओ। मंगला ने कूदकर सलामी दी। फिर उसने अपनी हंसी ऐसे निकाली, ही हौ, हाँ, है, और पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। ये वही हंसी थी जो कल डराती थी, लेकिन आज सबको हंसा रही थी। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि डर और हंसी दोनों एक ही आवाज से निकल सकते हैं, बस अर्थ बदल जाता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, हंसी हथियार भी बन सकती है और दवा भी। इसका उपयोग करने वाला तय करता है कि उसे क्या बनाना है। उस दिन के बाद से मंगला दरबार का आधिकारिक मनोरंजन करता बन गया। लोग उसे अदृश्य मेहमान कहकर चिढ़ाते और वो हंसी रोक नहीं पाता। जब भी मंगला हंसता, पहरेदार डरकर नहीं, बल्कि पेट पकड़कर हंसते हुए कहते, लो भाई, आज फिर अदृश्य मेहमान आ गया। और बीरबल अपनी मुस्कान के साथ सोचते,
कभी कभी सबसे ज्यादा शरारती लोग ही दुनिया की सबसे प्यारी हंसी लाते हैं। मोरल, जिसे हम डर समझते हैं, कभी कभी वो सिर्फ हंसी का गलत समय होता है, और जिसे हम अदृश्य समझते हैं, हो सकता है वो बस नजरअंदाज किया हुआ इंसान हो। गधा जिसने 5 भाषाएं बोलने का दावा कर दिया। अकबर का दरबार उस दिन बड़ी ही अनोखी हलचल से भरा हुआ था। दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे, कुछ ठहाके लगा रहे थे, तो कुछ हैरानी से अपनी मूंछें सहला रहे थे। कारण था, दरबार के बीचों बीच खड़ा एक दुबला-पतला पर अजीब आत्मविश्वास से भरा आदमी, जिसके हाथ में एक पुराना सा रस्सा था, और रस्से के दूसरे छोर पर था उसका गधा। लेकिन ये सामान्य गधा बिल्कुल नहीं था। उस आदमी का दावा था, मेरा गधा 5 भाषाएं बोलता है। बस इसी दावे ने पूरे महल को हिलाकर रख दिया था। अकबर भौहें चढ़ाकर, 5 भाषाएं? कौन कौन? आदमी गर्व से जहांपनाह, हिंदी, अरबी, फारसी, तुर्की और राजस्थानी। दरबार में ठहाका गूंज गया, लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। अकबर, अगर ये सच है तो ये हमारा राज्य का सबसे अनमोल जीव होगा, और अगर झूठ है तो तुम्हारी खैर नहीं। आदमी ने ठंडी सांस ली और बोला, जहांपनाह, बस बीरबल को बुला लीजिए, वही मेरी सच्चाई साबित करेंगे। इस पर पूरा दरबार और जोर से हंस पड़ा, क्योंकि बीरबल ही वो व्यक्ति थे जिनसे लोग अपने सबसे विचित्र दावे मनवाने की उम्मीद रखते थे। अकबर ने संकेत किया, और कुछ ही क्षणों में बीरबल दरबार में हाजिर थे। गधे का मालिक, जिसका नाम फैजू था, गधे को थपथपाकर बोला, फैजू, अब बोल मेरे लाल, जहांपनाह को सलाम करो हिंदी में। गधा खड़ा रहा, बिना हिले। फैजू ने 2 बार कान खींचे, 3 बार पीठ पर थपकी दी, फिर भी गधा कुछ न बोला। दरबारियों की हंसी अब पेट पकड़ने वाली हो चुकी थी। अकबर, तो बस ये तुम्हारी पहली भाषा? फैजू पसीना पसीना हो गया। फैजू, जहांपनाह, दरअसल ये भीड़ देखकर घबरा गया है। बीरबल इसे अकेले में जांच ले, यही बेहतर होगा। अकबर ने सोचा, कहीं ये कोई नया धोखेबाज तो नहीं। लेकिन बीरबल मुस्कुराकर आगे बढ़े। बीरबल, जहांपनाह, मुझे मौका दिया जाए तो मैं इसकी सच्चाई आज ही परख सकता हूं। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। बीरबल फैजू और गधे दोनों को लेकर दरबार से निकल गए। पूरा दरबार उत्सुक था। क्या बीरबल सच में गधे से 5 भाषाएं बुलवा पाएंगे, या कुछ नई चाल चलने वाले हैं? दरबार में पूरा दिन चर्चाएं होती रहीं। कहीं गधा सच में बोलता तो नहीं, या बीरबल कोई चाल चलकर फैजू का भांडा फोड़ेंगे? रात हो गई, लेकिन बीरबल का कोई पता नहीं। अगली सुबह अकबर खुद बेचैन होकर बीरबल के घर पहुंचे। वहां देखा, बीच आंगन में गधा आराम से खड़ा था, और बीरबल उसके सामने तसला लेकर खड़े। अकबर, बीरबल, क्या ये गधा सच में बोल सकता है? बीरबल मुस्कुराए। बीरबल, जहांपनाह, आज इसे दरबार में ले चलिए। ये 5 भाषाएं ही नहीं, 6 भाषाएं बोल देगा। अकबर दंग रह गए। 6? ये तो मामला और रोमांचक हो गया। अकबर ने तुरंत गधे को महल ले जाने का आदेश दे दिया। दरबारियों की भीड़, ऊंची आवाजें, उत्सुक निगाहें, पूरा माहौल तमाशे जैसा था। अकबर ने सिंहासन पर बैठकर कहा, अकबर, तो बीरबल, दिखाइए कि आपका ये रहस्यमयी गधा कैसे बोलता है। बीरबल ने धीरे धीरे गधे के पास जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया और पीछे हट गए। गधे ने पहले तो बड़ी मासूमियत से सबकी ओर देखा, और अचानक डे पूरे महल में गूंज गया। दरबार चौंक गया, लेकिन बीरबल शांत थे। बीरबल, जहांपनाह, ये हिंदी बोल रहा है। अकबर हैरानी से, क्या? ये कैसे हिंदी हुई? बीरबल मुस्कुराए। बीरबल, जब कोई आदमी डरता है या भूखा होता है तो ऐसी ही आवाजें निकालता है। ये अपनी स्थिति बता रहा है। अकबर ने सोचा, चालाकी है, लेकिन ठीक है।
फिर बीरबल बोले, बीरबल, अब ये फारसी बोलेगा। उन्होंने गधे के पीछे हल्की सी चुटकी काटी। गधा, ही। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा। यह फारसी में दुख व्यक्त कर रहा है। दरबार में हल्की हंसी। अकबर की शंका और बढ़ी। अकबर, अच्छा, अब तीसरी भाषा। बीरबल ने गधे को एक खजूर खिला दी। गधे ने उसे खाकर गर्दन उठाई और मुलायम ढंग से बोला, हूं। बीरबल बोले, ये अरबी की हूं है, जो संतोष जताने के लिए बोला जाता है। दरबारी अब उलझ चुके थे। ये सब असली भाषा कैसे? लेकिन मजा तो अब आने वाला था। बीरबल ने पास के संगीतकार को संकेत किया। उसने राजस्थानी ढोलक का ठेका बजाना शुरू किया। ढोलक की ताल सुनकर गधा उछल पड़ा। ढूंढूं। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह राजस्थानी में नाचने की खुशी व्यक्त कर रहा है। अब तुर्की बची थी। बीरबल ने गधे के सामने एक कटोरे में दही रख दिया। गधा दही चाटने लगा और बीच बीच में बोला, ओ। बीरबल ने कहा, यह तुर्की में ओ बोल रहा है, मतलब इसे दही बेहद पसंद है। अब पूरा दरबार खड़ा होकर ताली बजाने लगा। फैजू खुशी से उछल पड़ा। देखा जहांपनाह, मेरा गधा 5 भाषाएं बोलता है। लेकिन अकबर अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। अकबर, छठी भाषा कौन सी? तुमने कहा था कि ये बोलेगा। बीरबल हंसे। बीरबल, जहांपनाह, इसकी छठी भाषा है सच्चाई की भाषा। अकबर हैरान। अकबर, सच्चाई की भाषा? बीरबल बोले, जहांपनाह, आज मैं सच्चाई प्रकट कर देता हूं। ये गधा 5 भाषाएं नहीं बोलता, लेकिन फैजू झूठा भी नहीं था। पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल, फैजू गधा बेचने निकला था, लेकिन कोई खरीदता नहीं था। फिर इसे किसी ने सलाह दी कि इसे अनोखा बना दो। फैजू ने दावा कर दिया कि उसका गधा 5 भाषाएं बोलता है, पर यह बेचारा डर गया और दरबार में कुछ नहीं कर पाया। इसलिए मैंने इसे कल रात अकेले में परखा और समझ गया कि यह बोलता नहीं, प्रतिक्रिया देता है। फैजू शर्म से सिर झुका लिया। लेकिन बीरबल आगे बोले, बीरबल, जहांपनाह, ये 5 भाषाएं नहीं बोलता, लेकिन ये 5 अलग अलग भाव जरूर व्यक्त करता है। डर, दर्द, संतोष, खुशी और लालच। और ये भाव हर भाषा में समझे जाते हैं। यही इसकी असली भाषाएं हैं। अकबर प्रभावित हुए। अकबर ने फैजू और गधे दोनों को देखा। अकबर, फैजू, तुमने झूठ बोला, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हारी चालाकी गधे के लिए थी, अपने लिए नहीं। और बीरबल ने साबित किया कि हर जीव की अपनी भाषा होती है, इसलिए दंड नहीं, इनाम मिलेगा। फैजू का मुंह खुला का खुला रह गया। अकबर, हम आदेश देते हैं कि यह गधा राज्य का विशेष पशु कहलाएगा और फैजू को इसके पालन पोषण के लिए हर महीने पेंशन मिलेगी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद गधा पूरे राज्य में मशहूर हो गया। 5 भाषाओं वाला गधा। लोग उसे देखने आते। फैजू बड़ी अकड़ से कहता, अरबी सुन्नी है या राजस्थानी? टिकट दो, भाषा चुनो। गधा भी मजे से दही खाता, ढोलक सुनकर नाचता और कभी कभी बिना वजह बोलकर सबको हंसी में डुबो देता। और बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू बुद्धि और हंसी है। मोरल, हर जीव की अपनी भाषा होती है, बस हमें उसे समझने का दिल चाहिए और अक्ल बीरबल जैसी चाहिए। मूर्ख व्यापारी जिसने बकरी को सोने की खान घोषित कर दिया। एक दिन अकबर के दरबार में हर तरफ हलचल मची हुई थी। मसन के पास खड़े शाहगीर तंबूरची अपनी तंबूरा संभाल रहे थे। उधर तुर्कानी फौज के कप्तान घोड़ों की नालों का शोर रोकने की कोशिश कर रहे थे। मौसम थोड़ा ठंडा था, लेकिन दरबार में उत्सुकता का तापमान बहुत गर्म हो चुका था। कारण, दरबार के बाहर एक लंबे चौड़े रंग बिरंगे कपड़ों में लिपटा एक अजीब सा व्यापारी खड़ा था। उसके हाथ में एक बकरी की रस्सी थी
एक साधारण सी सफेद बकरी, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज थी कि लगता था कि वो पूरी दिल्ली को दावत देना चाहता हो। मेरी बकरी सोने देती है, ये सोने की खान है, कोई इसे खरीद लो, लाखों में बेचूंगा, लाखों में। एक सैनिक ने उसे पकड़कर दरबार तक खींचा और बोला, जहांपनाह, ये कह रहा है कि इसकी बकरी सोना देती है। दरबार गूंज उठा, हंसी, हलचल और चौंकने वाली आवाजों से। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, अरे, ये कौन सा नया पागलपन है? लाओ, अंदर लाओ इसे। सैनिक व्यापारी और उसकी बकरी को अंदर लेकर आए। व्यापारी ने झुककर सलाम किया और गर्व से बोला, जहांपनाह, ये बकरी आम नहीं, खास बकरी है, ये सोना देती है, सोने की खान है, सोने की खान। बीरबल की भौहें ऊपर उठ गई। तुर्कानी अमीर हंसी रोकते रोकते लाल हो गया। अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या सचमुच? और ये कैसे सोना देती है? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसकी बीट, मतलब गोबर, वो सोना बना देती है। इसने मेरी जिंदगी बदल दी। पूरे दरबार में ठहाका लग गया। अकबर हंसे नहीं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हम मजाक नहीं, सच्चाई सुनना चाहते हैं, साबित करो। व्यापारी बोला, जहांपनाह, इसके लिए 2 दिन का समय दीजिए, एक कमरा दीजिए, इसमें बकरी को रखिए, तीसरे दिन मैं आपको सोना दिखा दूंगा। सभी की आंखें खुली की खुली। अकबर ने संकेत किया, ठीक है, 2 दिन, लेकिन अगर झूठ निकला तो खुद को तैयार रखना। व्यापारी ने छाती चौड़ी करके कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा हुजूर? मेरी बकरी सच में सोना पैदा करती है और उसे 2 दिन का समय दे दिया गया। बीरबल ने तुरंत सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। बकरी को एक खास कमरे में रखा गया। दरवाजे पर 2 सैनिक तैनात कर दिए गए। पहली रात बीरबल चुपके से वहां पहुंचे और सैनिकों से कहा, ध्यान देना, अगर व्यापारी अंदर आए या कोई और हिले डुले तो मुझे तुरंत बताना। सैनिकों ने कहा, हुजूर, कमरा आपकी निगरानी में सुरक्षित है, लेकिन रात बीत गई, किसी ने अंदर आने की कोशिश न की। दूसरी रात भी उसी तरह बीती। तीसरे दिन सुबह व्यापारी दान दक्षिणा बनाए दरबार में पहुंचा। उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी। हाथ में एक छोटा थैला था। उसने अकबर के सामने थैला खोला और उसमें सचमुच सोने की चमकीली डलियां थी। पूरी सभा चौंक गई। अकबर तक आश्चर्य में पड़ गए। ये सचमुच सोना है। बीरबल ने सोना देखकर कहा, जहांपनाह, सोना असली लगता है, बट कुछ तो चाल है। अकबर ने पूछा, क्या चाल? बीरबल ने कहा, इजाजत मिले तो मैं इस रहस्य को पकड़ लूं। अकबर बोले, तुरंत, जो भी करना है करो। बीरबल व्यापारी के पास गए और शांत स्वर में बोले, मुझे अपनी बकरी के बारे में और बताओ। व्यापारी बोला, हुजूर, ये बकरी जादुई है, इसे मैं खास घास खिलाता हूं, वही घास गोबर को सोना बना देती है। बीरबल मुस्कुराए, और वो घास कहां से आती है? व्यापारी चौंक गया, लेकिन वह भी चालाक था। वो घास एक पहाड़ी से आती है, जहां केवल मैं ही जा सकता हूं। वहां एक देवता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। बीरबल बोले, अच्छा, कल सुबह मैं भी तुम्हारे साथ उस पहाड़ी पर चलूंगा। व्यापारी पसीना पसीना हो गया। उसे समझ नहीं आया कि अब कहानी कैसे आगे बढ़े। वो बोला, नहीं हुजूर, देवता नाराज हो जाएंगे। बीरबल ने आंखों में आंखें डालकर कहा, जिस देवता ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है उसे हम भी प्रणाम करेंगे। व्यापारी लगभग बेहोश होने को था। उसी रात बीरबल चुपके से उस कमरे के पास पहुंचे जहां बकरी रखी थी। उन्होंने कमरे की दीवार, खिड़की और जमीन का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्हें कुछ खास नहीं दिखा। तभी अचानक उनकी नजर कमरे की छत पर गई। एक छोटी, लगभग अदृश्य सी लकड़ी की झरी। बीरबल ने घुटनों के बल खड़े होकर ऊंचाई देखी। तुरंत सैनिकों को बुलाया और कहा, किसी को आवाज न होने दो। बीरबल ने लंबी सीढ़ी मंगवाई
और छत पर चढ़ गए। छत के ऊपर पुरानी टाइल्स का ढेर था। उन्होंने एक टाइल उठाई और वहां पाया सोने का पाउडर और सोने के छोटे छोटे टुकड़े। बीरबल हंस पड़े। तो ये व्यापारी रात में ऊपर से सोना गिराता रहा, लेकिन इस बार मौका नहीं मिला होगा, इसलिए पहले से रखा हुआ सोना दिखा दिया। लेकिन फिर सवाल उठा, रात में तो व्यापारी कमरे के पास आया ही नहीं, तो ऊपर कैसे पहुंचा? बीरबल ने छत से उतरकर कमरे के पीछे की दीवार देखी। वो आधी टूटी हुई थी और उस पर चढ़ने के लिए छोटे छोटे गड्ढे बने हुए थे, सीढ़ी जैसे। व्यापारी कमरे के पीछे से चढ़कर छत पर जाता था और ऊपर से बकरी के गोबर पर सोना मिला देता था। अगली सुबह दरबार लगा। व्यापारी अपनी बकरी लेकर फिर हाजिर हुआ। मुस्कुराते हुए बोला, जहांपना, मेरी बकरी तैयार है और सोना आज भी देगी। अकबर ने कहा, चलो देखते हैं। सब कमरे की ओर चले। कमरे में बकरी खड़ी थी। व्यापारी ने गोबर का ढेर दिखाया। अकबर बोले, खोलो इसे। जैसे ही गोबर को खोला गया, उसमें केवल साधारण मिट्टी और भूसा निकला। अकबर गरजे, ये क्या धोखा है? व्यापारी कांपने लगा। हुजूर, मैं। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपना, ये बकरी सोना नहीं देती। ये व्यापारी छत पर चढ़कर बकरी के गोबर में सोना मिलाता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, छत? लेकिन वो कमरे में तो नहीं आया। बीरबल ने समझाया, वो कमरे के पीछे से दीवार पर चढ़कर छत तक जाता है और वहां पहले से छुपा कर रखा सोना नीचे गिराता है। व्यापारी अब रोने जैसा हो गया। बीरबल ने आगे बताया, हुजूर, ये सोना इस व्यापारी ने किसी पुराने मंदिर से चुराया है। बकरी वाली कहानी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थी। अकबर बोले, कैसे पता चला? बीरबल ने छत से बरामद सोने की डलियां प्रस्तुत की। उन पर एक मंदिर का निशान खुदा हुआ था। सभी को सच समझ आ गया। व्यापारी ने घुटनों पर गिरकर कहा, मुझसे भूल हो गई, जहांपनाह, माफ कर दीजिए। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। अकबर बोले, सजा तो मिलेगी, मगर बीरबल की बात पर निर्भर करेगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे कुछ महीनों तक नगर की सफाई का काम करवाया जाए और मंदिर का सोना वापस दिलवाया जाए। अकबर ने आदेश दे दिया। व्यापारी को सजा मिली और वो तड़प तड़प कर कहता रहा, हे भगवान, बकरी को सोने की खान बताना मेरे लिए काल बन गया। बीरबल मुस्कुराए, अरे भाई, बकरी का काम बकरी होना है, सोना देना नहीं। पूरी सभा ठहाकों से गूंज उठी। कहानी का मोरल, सीख, लालच इंसान की आंखें बंद कर देता है, लेकिन सच्चाई कभी नहीं छुपती, चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न कर लो। अक्ल के बिना चालाकी खुद को ही फंसा देती है। खिचड़ी का ऐसा मुकदमा जिसे सुलझाने में बीरबल को 3 दिन लग गए। पुरानी दिल्ली के पास बसे एक छोटे से गांव में मंगतराम नाम का एक ऐसा आदमी रहता था जिसकी एक ही पहचान थी। खाना देखकर उसकी आंखें चमक जाती थी। पूरा गांव कहता था, मंगतराम खिचड़ी को ऐसे खाता है जैसे कोई संत प्रसाद को खाए। लेकिन एक दिन उसकी यही खिचड़ी प्रेम उसे ऐसे चक्कर में ले आया कि मामला सीधे अकबर के दरबार तक पहुंच गया। एक सुबह बादशाह अकबर के दरबार में हड़कंप मच गया। 4 सैनिक एक आदमी को पकड़कर ला रहे थे और वो आदमी चिल्ला चिल्लाकर खुद को निर्दोष बता रहा था। वो कोई और नहीं, वही खिचड़ी प्रेमी मंगतराम था। अकबर बोले, कौन है ये? क्यों चिल्ला रहा है? सैनिक ने सलाम किया। जहांपनाह, इसने चोरी की है। कौन सी चीज? खिचड़ी की। दरबार में हंसी की आवाज गूंज उठी। अकबर बोले, खिचड़ी की ऐसी भी क्या चोरी हो गई जो मामला दरबार तक आ गया? तभी एक मोटा गुस्सैल सराय मालिक आगे आया। जहांपनाह, इस आदमी ने मेरी रसोई से खिचड़ी की खुशबू चोरी की है। पूरा दरबार दंग। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, खुशबू चोरी? सराय वाले ने गुस्से में कहा, हां, मेरी खिचड़ी पक रही थी
और ये बेशर्म खिड़की के पास चेहरा लगाकर खुशबू सूंघ रहा था। खाया तो कुछ नहीं, लेकिन खुशबू का मजा लिया। दरबार फिर हंसी से लोटपोट। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, बीरबल, इस केस को तुम संभालो। देखना पड़ेगा कि खुशबू चोरी भी कोई चीज है या नहीं। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, 3 दिन दीजिए। ये दुनिया का पहला खुशबू चोरी मामला है। गहराई से जांच करनी पड़ेगी। अगले दिन बीरबल गांव पहुंचे। सराय में खिचड़ी पक रही थी। खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। बीरबल बोले, मंगतराम, सच सच बताओ, क्या तुमने खिचड़ी सूंघी थी? मंगतराम मासूम चेहरे से बोला, हाँ हुजूर। पर खुशबू सूंघने पर भी जुर्म होता है क्या? बीरबल ने सोचा, ये केस मजाक सा है, पर फैसला इतिहास बनाएगा। 3 बातें बीरबल ने जाकर देखी। 1. सराय वाला खिचड़ी 8 घंटे पकाता है। 2. खुशबू इतने जोर से उठती है कि राहगीर लार टपका दे। 3. मंगतराम बेहद गरीब है और खिचड़ी की खुशबू से ही पेट भर लेता है। बीरबल ने कहा, कल दरबार आओ, फैसला होगा। 3 दिन पूरे हो चुके थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था। अकबर बोले, बीरबल, अब फैसला सुनाओ। क्या यह खुशबू चोरी का गुनाह है? बीरबल ने मंगतराम को खड़ा किया। फिर उसने सराय वाले को बुलाया। तुम्हारा दावा है कि खुशबू तुम्हारी है और इसे सूंघने का भी हक सिर्फ जिसने पैसे दिए? जी हुजूर, सराय वाला बोला। बीरबल ने अकबर के आगे एक पोटली रखी जिसमें कुछ चांदी के सिक्के थे। जहांपनाह, पहले मैं इस केस का बदला सराय वाले को दिला दूं। बीरबल ने सिक्के उठाए, उन्हें हल्के हल्के एक कटोरे में गिराया। छन्न छन्न छन्न, कटोरे से मीठी आवाज गूंज उठी। बीरबल बोले, सराय वाले, आपने खुशबू दी, ये है उसका बदला, सिक्कों की आवाज। दरबार जोरदार हंसी से भर उठा। सराय वाला चिल्लाया, ये कौन सा मजाक है? मैं तो असली सिक्के चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए, जिसने खुशबू सूंघी उसने चोरी की, और जिसे आवाज मिली उसने कीमत ले ली। जैसे खुशबू पकड़ नहीं सकते, वैसे आवाज भी पकड़ नहीं सकते। न खुशबू की चोरी होती है, न आवाज से भुगतान। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, आज फिर तुमने अद्भुत बुद्धि का काम किया। सराय वाला शर्मिंदा हुआ। मंगतराम को छोड़ दिया गया। मोरल, सीख, हर चीज को पैसों से नहीं तोला जा सकता। लालच आदमी को हंसी का पात्र बना देता है। बिना नुकसान के किसी पर गलत इल्जाम लगाना सबसे बड़ा अन्याय